न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। अंधभक्त एक ऐसा शब्द, जैसे ही आपने मोदी कहा, जैसे ही आपने बीजेपी की बात की, लोग बोले अरे ये तो अंधभक्त है। क्यों? क्योंकि आपने उस नेता की तारीफ कर दी जिसे जनता ने वोट देकर चुना। अब ये जो अंधभक्त शब्द है, ये एक इंजेक्शन की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। राष्ट्रहित में जब भी आप सही को सही कहोगे, लोग ये इंजेक्शन लगा देंगे, ये अंधभक्त है। अब दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या हमें वो पार्टी चुनना चाहिए जो देश की भलाई के लिए काम कर रही है, या फिर वो जिस वक्त देश कमजोर और बेबस था? और असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पहली बार भारत ने एक ऐसा नेता देखा जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत की पहचान बन गया। दुनिया मानती है मोदी वो नाम है जिसने भारत को झुकने से मना किया, और यही बात कई लोगों को, कई देशों को खटकती है। क्योंकि जब भी भारत झुकता था, दुनिया हमें गुलाम समझती थी, उनकी कंपनियां फायदा कमाती थी, उनकी मीडिया हमें यह सिखाती थी कि हम पिछड़े हैं। पर अब भारत बदल गया है, और अब भारत कह रहा है हम आत्मनिर्भर हैं। अब भारत कह रहा है हम अपना माल खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे। और बस यहीं से शुरू होती है मोदी हटाओ देश बचाओ की साजिश। अब सवाल उठता है, आखिर कौन है ये ताकतें जो मोदी को हटाना चाहती है? नाम सुनिए, जॉर्ज सोरस, एक ऐसा अरबपति जो खुद कह चुका है मोदी को हटाना जरूरी है क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। पर असली बात क्या है? ये वही सोरस है जिसने दुनिया में कई देशों की सरकारें गिराई है। जहां जहां कोई राष्ट्रवादी नेता उठा, वहां वहां इन लोगों ने फंडिंग, मीडिया और प्रोपेगेंडा से खेल खेला। कभी एनजीओ के नाम पर, कभी ह्यूमन राइट के नाम पर, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश के अंदर ही लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और सिर्फ बाहर से नहीं, देश के अंदर भी ऐसे चेहरे बैठे हैं जिन्हें आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं, लिबरल कहते हैं, लेकिन असल में वो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्योंकि मोदी अगर अपनी नीतियों से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिफेंस एक्सपोर्ट, सोलर पावर जैसी चीजें बढ़ाएंगे तो विदेशी कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा। क्योंकि जो सामान वो हमें बेचते थे, अब हम खुद बना रहे हैं। यही कारण है कि वो ताकतें अब डर गई हैं, क्योंकि भारत अब मार्केट नहीं कंपटीशन बन गया है, और वो नहीं चाहते कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। इसलिए सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल, पेड मीडिया, हर जगह एक ही बात फैलाई जा रही है, मोदी हटा दो, सरकार बदलो। पर सवाल यह है, क्या वाकई मोदी गलत है या फिर वो ताकतें डरी हुई है? क्योंकि भारत अब जाग गया है। अब समझिए मोदी का असली खेल और असली विजन। मोदी का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री बनना नहीं था, वो चाहता था भारत आत्मनिर्भर बने, वो चाहता था भारत निर्माता बने, और वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चाहती थी कि भारत सिर्फ खरीदार बना रहे। आपने नोटिस किया होगा, पिछले 10 साल में भारत सिर्फ आयात नहीं करता, भारत अब एक्सपोर्ट पावर बन गया है। डिफेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर एनर्जी, फार्मेसी, हर जगह भारत अपने पांव जमा रहा है। अब जरा सोचिए, जो अरबों डॉलर की विदेशी कंपनियां भारत में माल बेचती थी, अगर भारत खुद बनाना शुरू करे तो नुकसान किसका होगा? उनका ही होगा। और इसलिए उन ताकतों ने अपने पत्ते खोलना शुरू किए हैं। कभी मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाना, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कभी एनजीओ के जरिए भारत की छवि खराब करना। आपको याद है ना, जब भारत ने रशिया से सस्ता तेल लिया तो अमेरिका को क्यों चुभा? क्योंकि भारत अब अपने फैसले खुद लेने लगा है। यह वही भारत है जो पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर झुक जाता था। अब वो कहता है हमारी अपनी शर्तें होंगी, और ये बात ग्लोबल लॉबी में हजम नहीं होती है। क्योंकि भारत अब आदेश नहीं सुनता, भारत अब आदेश देता है। और जब कोई देश गुलामी से बाहर निकलकर अपनी ताकत को पहचानता और अपनी ताकत से डिसीजन लेता है, तो उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जाती है। वही साजिश आज मोदी के खिलाफ चल रही है। साल 2020 दुनिया ठहर गई थी, अर्थव्यवस्था गिर रही थी, हर देश डर में जी रहा था, और भारत भी उसी दौर में गुजरा। पहले लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था नीचे गई, मार्केट गिरा, प्रोडक्शन रुका, लोग बेरोजगार हुए। लेकिन फिर कुछ हुआ यूं जो शायद आपको किसी मीडिया ने नहीं बताया।
2021 में फिर से लॉकडाउन लगा, लेकिन इस बार मार्केट उतना नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने बीच में वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर पूरा फोकस। मोदी ने कहा विदेशी निवेश का इंतजार मत करो, अपने देश का पैसा अपने देश में लगाओ। छोटे ट्रेडर, लोकल मैन्युफैक्चर, स्टार्टअप, सबको सपोर्ट मिला। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक इकोनॉमिकल फायरवेल था। 2020 में जब बाकी देश IMF और WHO की फंडिंग पर टिके थे, भारत ने खुद अपने निवेश से अर्थव्यवस्था संभाली। देश के अंदर का पैसा देश के अंदर ही घूमने लगा और इसी वजह से 2021 का झटका उतना बड़ा नहीं लगा। लेकिन क्या ये खबर हेडलाइन बनी? नहीं, क्योंकि वो नैरेटिव फिट नहीं बैठता था जो दुनिया देखना चाहती थी। अस्तित्व में हुआ क्या? भारत बच गया क्योंकि पहली बार देश ने अपनी रीढ़ खुद संभाल ली थी। अब सुनो, बाहरी गोला बारूद तो समझ में आता है, पर खतरनाक वही लोग हैं जो अंदर से देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं। पहला हथियार था कल्चर वार। ये वही लोग हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे मूल्यों पर सवाल उठाकर समाज में दरार डालते हैं। कभी फिल्में, कभी तमाम NGO प्रोडक्ट्स, कभी युवा ग्रुप्स, सबकी आड़ में एक ही काम है, लोगों को भ्रमित करना। और जब जनता भ्रमित होगी तो नेता का समर्थन टूटेगा। यही तरीका है विरोध का। दूसरा हथियार और काला व्यापार। सिर्फ स्वास्थ्य का मसला नहीं है, ये समाज को तोड़ता है, युवाओं को नष्ट करता है और कानून व्यवस्था पर दबाव बनाता है। रिपोर्ट दिखाती है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों से ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग की कोशिश लगातार हो रही है। नेपाल, बांग्लादेश के रूट्स पर भी नजर बनी हुई है। तीसरा और सबसे खतरनाक इंफॉर्मेशन वारफेयर। सोशल मीडिया, पेड न्यूज और आउटसोर्स थिंक टैंक मिलकर एक ही नैरेटिव चलाते हैं। मोदी गलत है, देश गिर रहा है, रेपुटेशन में लोग प्रभावित होते हैं। इसका फंडिंग अक्सर क्रॉस बॉर्डर या NGO चैनल से आता मिला है। एनफोर्समेंट एजेंसी ने ऐसे फंड रूट्स पर रेड और जांचें भी की है। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, जो दिखा है वो रिकॉर्ड्स में भी है। और आखिरकार ये सब मिलकर क्या करते हैं भारत के अंदर? भारत के नेताओं के प्रति ट्रस्ट को कमजोर किया जाता है। जनता का नेता और सिस्टम पर विश्वास कम होता है। जब भरोसा टूटेगा तब देश कमजोर दिखेगा और वही दिन है जब बाहरी दबाव असली काम कर पाएगा। यही वजह है कि ये ताकतें मोदी को हटाने की सोचती है। पर बात साफ है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, इसलिए विरोध तेज है। अब आते हैं असली खेल पर, पैसों का खेल। मोदी की नीतियां जनता के लिए थी, पर घाटा हुआ उन लोगों का जो दशकों से भारत को एक मार्केट समझते थे। पहला झटका लगा विदेशी इंपोर्टर्स को। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, डिफेंस इक्विपमेंट में लोकल प्रोडक्शन बढ़ाया। पहले जो सामान चीन या अमेरिका से इंपोर्ट होता था, अब वो भारत में बन रहा है। नतीजा, विदेशी कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन घट गया। दूसरा झटका ऑयल एंड एनर्जी लॉबी को। भारत अब रशिया से डायरेक्ट सस्ता तेल खरीद रहा है, बिना US प्रेशर के। पहले वेस्टर्न कंपनीज ऑयल बेचकर बिलियन डॉलर्स कमाती थी, अब वो मार्केट कट रहा है, भारत खुद बना रहा है। तीसरा झटका एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर बिजनेस को। अब भारत केमिकल इंपोर्ट कम करके लोकल प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जा रहा है। इससे यूरोपियन केमिकल जाइंट्स को सीधा नुकसान हो रहा है। चौथा झटका डिजिटल इकोनॉमी और बिग टेक को। UPI सिस्टम, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स और डेटा लोकलाइजेशन रूल से गूगल, मेटा जैसे प्लेयर्स को नियम मानने पड़े, प्रॉफिट घटे, क्योंकि पहली बार भारत ने कहा हमारा डेटा हमारा है। तो सबसे बड़ा झटका ग्लोबल मार्केट साइकोलॉजी को, क्योंकि पहली बार भारत बोरोवर नहीं लेंडर बन रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने भारत खड़ा हो रहा है एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरह। यानी जितना भारत मजबूत होगा उतना वो पुराना ग्लोबल सिस्टम कमजोर पड़ेगा। और यही वजह है कि वो सब ताकतें चाहती हैं मोदी को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर मोदी सफल हो गया तो दुनिया को पता चल जाएगा कि एक गरीब देश भी बिना गिरवी रखे विकास कर सकता है।
अब कहानी साफ है, ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है, ये लड़ाई भारत के आत्मसम्मान की है। क्योंकि आज मोदी को हटाने की साजिश सिर्फ दिल्ली की कुर्सी के लिए नहीं रची जा रही है, बल्कि उस सोच को खत्म करने के लिए रची जा रही है जो कहती है भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा। जो ताकतें हमें गरीब और डिपेंडेंट और कमजोर रखती आई है, वो अब डर गई है, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ सस्ता मजदूर नहीं बल्कि एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन गया है। आपने देखा डिफेंस एक्सपोर्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी, 5G, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप रेवोल्यूशन, हर सेक्टर में भारत अब प्रोड्यूसर बन चुका है। और ये सब उस सोच से आया है, देश पहले राजनीति बाद में। लेकिन इस सोच से डरते हैं वो जिनका मुनाफा भारत की कमजोरी पर टिका था। इसलिए बाहर से कैंपेन चल रहा है, भीतर से प्रोपेगेंडा पनप रहा है, मोदी हटा दो। पर सच्चाई ये है कि अगर आज मोदी गिरा तो गिरने वाला सिर्फ एक नेता नहीं होगा, भारत का आत्मविश्वास गिरेगा। और इसलिए आज जरूरी है कि हम आंखें खोलें, क्योंकि ये समय सिर्फ वोट देने का नहीं, सोचने का है। कौन चाहता है कि भारत मजबूत हो और कौन चाहता है कि भारत फिर से झुके।